नमस्कार, वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं डॉक्टर सारिका मोहता दिशा डेल्फी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर सप्ताह एक वेबिनार करते हैं और आज उसी श्रृंखला में जो आज 6th वेबिनार है परवरिश पेरेंटिंग, उसमें मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पेरेंटिंग अपने आप में मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है। हम सभी जानते हैं क्योंकि हर बच्चा अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तो हर बच्चे की परवरिश करना भी एक अलग, एक डिफिकल्ट, एक चैलेंजिंग टास्क है। और कोविड कंडीशंस जो हम पिछले लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से फेस कर रहे हैं, उन्होंने इस पेरेंटिंग को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया है क्योंकि बच्चे घर पर हैं, 1 साल से लगभग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, फिजिकल मोमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सो इन सब चीजों ने पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। तो इसी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर आप हम सब की मदद करने के लिए आज पेरेंटिंग विषय पे बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बीच पीबी सक्सेना सर को, जो हमारी सोसाइटी के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ अब हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं। पीबी सक्सेना सर एजुकेशन के फील्ड की एक जानी मानी हस्ती है जो लगभग पिछले 50 सालों से सिंस 1972 ही इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये खुद एक अध्यापक भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, स्कूलों से भी जुड़कर इन्होंने काम किया है और कोचिंग से भी जुड़ के काम किया है। टीचिंग करते हैं सर और साथ ही सर का योग में भी गहरा रुझान है, योग की तरफ भी। तो आज मैं बिना देर किए हुए आमंत्रित करती हूँ पीबी सक्सेना सर को। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हाँ मैडम, वो एक स्लाइड चला दीजिए अंजना मैडम जी। यस। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो। शुरू की स्लाइड एकदम शुरू से, फर्स्ट स्लाइड अपने बच्चों का पालन ऐसे करो। फर्स्ट स्लाइड अपने ये लास्ट है। हाँ, अब इस फर्स्ट स्लाइड अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। नमस्कार, मैं पीबी सक्सेना आज आपको बच्चों को काबिल बनाने का रहस्य सुनाऊंगा, उनके लिए बारे में चर्चा करूंगा, यानी पेरेंटिंग के बारे में। और बच्चों को केवल काबिल बना दीजिए आप, रईस तो अपने आप बन जाएंगे। और वो काबिल बनाने के लिए ही ये पेरेंटिंग का सेशन लिया जा रहा है। ये स्लाइड वो नहीं आई। चलिए जी, माता पिता बनना एक बहुत सुखद और सुंदर एहसास है। हाँ, तो ये सभी पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों का पालन ऐसे करें कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। ये सभी पेरेंट्स के लिए एक याद रखिए ये लाइन। और आज हम बात करेंगे बच्चों को काबिल बनाने की, यानी बच्चों के काबिल बनाने का मतलब है पेरेंटिंग अच्छी होगी तो काबिल बनेंगे बच्चे। और केवल बच्चों को काबिल बनाना है तो अपने आप में वो रईस अपने आप बन जाएंगे। माता पिता बनना एक सुखद और सुंदर एहसास है। और माता पिता बनने के बाद ये लगता है कि जीवन पूरा हो गया है। नहीं, नए जीवन की एक शुरुआत है। और ये शुरुआत जो होती है, इसमें जिम्मेदारियों की भी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी शुरुआत होती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत होती है जब आप माता पिता बन जाते हैं, यानी अब से। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो बड़ा हो, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। एक बात देखिए, बच्चे को बच्चा क्यों कहा जाता है? बच्चे को बच्चा इसलिए कहा जाता है कि उसको बचाना पड़ता है।
और ये बचाने की जिम्मेदारी होती है केवल और केवल पेरेंट्स की। और इस पेंडेमिक टाइम में तो ये पेरेंट्स और बच्चे सब लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं और इसमें नए नए चैलेंजेस आए हैं और इन चैलेंजेस से आपने सामना किया है सभी पेरेंट्स ने, और सबके साथ कुछ अलग अलग हैं। सारे चैलेंजेस को तो यानी अपन नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र में आया है चैलेंजेस, उनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अब वो क्या है, पेरेंट्स भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो इस कोरोना की वजह से कई सारे बच्चों को और पेरेंट्स को भी इसका बहुत फर्क पड़ा है। एक तो फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, वेट बढ़ना, और बच्चों लगातार जो है ऑनलाइन क्लासेस में या मोबाइल से वीडियो गेम खेलने में या टीवी, लगातार अब घर पे रह के क्या करेंगे, यही काम करते हैं, तो उसमें आंखें भी खराब उनकी हो रही हैं, आंखों पे भी फर्क पड़ रहा है, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब बच्चों के साथ हो रहा है। और इसके लिए पेरेंट्स भी प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज करें और बच्चे भी करें, तो इससे अपन कुछ निजात पा सकते हैं। बच्चों का और पेरेंट्स का रूटीन भी एकदम बिगड़ा है, क्योंकि एक रूटीन था कि सुबह उठ के स्कूल जाना, बैग तैयार करके, मम्मी पापा का भी यानी उसको तैयार करना, स्कूल के लिए भेजना। अब वो सारे इतने लंबे टाइम से घर पर हैं, तो वो सारा रूटीन भी बिगड़ गया है। उस रूटीन को भी अपन को मेंटेन करना है, और ये सारी चीजें अब धीरे धीरे अपन इसको आगे की स्लाइड में देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि पेरेंट का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ पेरेंट: पी priority, A ambition, R respect, E example, N no negative talk, and T time to talk। एक एक करके इस अपन पेरेंट के मीनिंग को अपन समझते हैं डिटेल में। पी प्रायोरिटी, तो पहले देखते हैं अपन प्रायोरिटी। देखिए, डिसाइड आपको करना है, ये दुनियादारी के लिए को निभाने के लिए तो पूरा जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए यही मौका है। ये मौका नहीं आएगा दोबारा, इसलिए आपको डिसाइड करना है कि दुनियादारी निभानी है कि पहले बच्चे का भविष्य बनाना है। तो प्रायोरिटी को आपको ही तय करना पड़ेगा। ए एम्बिशन, एम्बिशन पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने एम्बिशन को बच्चे पे थोप देते हैं कि नहीं तेरे को डॉक्टर बनना ही है। अपना एम्बिशन कभी भी बच्चे पर मत थोपिए। बच्चा जो चाहता है, उसका जो एम्बिशन उसका है, उसको उसका साथ दीजिए आप। आस पड़ोस के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे, इनसे कभी अपने बच्चे को कंपेयर मत करिए। ईश्वर ने अपने थंब इम्प्रेशन सबके अलग अलग बनाए हैं, तो ये बच्चे को भी अलग अलग यूनिक बनाया है। आप किसी से कंपेयर मत करिए। एक जैसे एक परिवार है, उसमें चाचा कहते हैं कि इसको डॉक्टर बनाओ, ताऊ कहते हैं कि नहीं इसको इंजीनियर बनाना है, और दादाजी कहते हैं कि नहीं इसको पत्रकार बनाना है, और उसके मामा कहते हैं कि नहीं इसको सीए बनाना है। लेकिन बच्चा बैठा बैठा चुपचाप सुनता है, वो कहता है मेरी भी तो सुन लीजिए आप। अब जब उससे पूछते हैं कि तेरे को क्या बनना है, तो बड़ी अच्छी सी बात कहता है कि ये तो मैं बाद में बन जाऊंगा, मेरे को पहले एक अच्छा इंसान बनना है। और वो अच्छा इंसान बनना के जहां बोला, तो वो सब कहने वाले सब चुप हो गए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो एक अच्छा इंसान बनने की है। डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, सीए, ये जो भी आपको बिजनेसमैन बनना है, वो तो बाद में बन जाएंगे। और वो सक्सेसफुल कब होगा, जो भी बनेगा वो पहले अच्छा इंसान होगा, तभी तो सक्सेसफुल रहेगा। अब देखिए, एक तीसरा लेटर आता है इसमें, आर, रेस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। रेस्पेक्ट का मतलब है कि बच्चा जो है, एक हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे में खूबियां भी होती हैं और कमियां भी होती हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी एक कमी को लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसकी कमी के पीछे मत पड़िए आप।
अरे उसमें एक कमी है तो क्या हुआ, 50 खूबियां भी हैं उसमें। उसकी खूबियों का रेस्पेक्ट करना सीख। कमियों के पीछे पड़ते रहेंगे तो वो डिप्रेशन में चला जाए, और अगर उसकी खूबियों की आप तारीफ करेंगे, उसका रेस्पेक्ट करेंगे, तो उसको एनकरेजमेंट मिलेगा। ई एग्जाम्पल, आपको बच्चे को जैसा बनाना है, पहले उसका एग्जाम्पल खुद क्रिएट करिए। बच्चा वो नहीं करता जो हम कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। हमारे कहने और करने में भी रात दिन का अंतर होता है। और इसमें भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, एक स्लाइड निकालिए आगे मैडम, यद यदा चरित श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः। इस श्लोक में भी इसी बात को लिया गया है कि जैसा जैसा आप कहोगे वैसा वैसा बच्चा नहीं करेगा, लेकिन जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा बच्चा करेगा। इन श्लोकों का मतलब भी अपन समझे, और इसको पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कुछ बच्चे से करवाना है, आपको बच्चे को जैसा बनाना है, पहले आप खुद भी वैसे बन जाइए, एक एग्जाम्पल अपने आप में क्रिएट करिए। इसको एक सिंपल मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, गणित से। तो नेक्स्ट स्लाइड, हाँ यस। अब देखिए, इससे समझिए, आप इस गणित के इस फार्मूले से समझिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्लस इंटू माइनस, रिजल्ट क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस, ये रिजल्ट होता है। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये रिजल्ट दिया है, ये बच्चे पर इफेक्ट है कि क्या इफेक्ट रहता है बच्चे पर। तो प्लस का मतलब, पहले वाला मैं ले रहा हूं लाइन, कि बच्चे को जो आप चाहते हैं, बच्चे से आप जो चाहते हैं, प्लस का मतलब आप बच्चे से जो चाहते हैं, इंटू माइनस वो आप नहीं करते। प्लस का मतलब आप जो बच्चे से चाहते हैं, इंटू माइनस वो आप नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव, बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। दूसरा है माइनस इंटू प्लस, जो बच्चे से आप नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, अरे झूठ नहीं बोले, देर से उठना, आलस करना, ये सब आप नहीं चाहते बच्चे से। इंटू प्लस, जो आप बच्चे से नहीं, वो आप करते हैं, तो रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। प्लस इंटू प्लस, बच्चे से जो चाहते हैं कि जल्दी उठना, सच बोलना, दूसरों का रेस्पेक्ट करना, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, आलस नहीं करना, ये चाहते हैं, इंटू प्लस वही आप करते हैं, तो रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव, यानी बच्चे पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और फोर्थ है माइनस इंटू माइनस, यानी आप बच्चे से जो नहीं चाहते, इंटू माइनस वो आप नहीं करते हैं, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चे को पॉजिटिव अगर बनाना है, उस पर आपका अच्छा इफेक्ट पड़े, आप जैसा चाहते हैं वैसा बने, तो आपको भी पहले उसका एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें लेते हैं, लेटर है एन, यानी नो नेगेटिव टॉक। नो नेगेटिव टॉक, देखिए क्या होता है, पेरेंट्स हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, और गुस्सा भी होते हैं अपन किसी पर। तो जब लड़ाई झगड़ा होता है या गुस्सा होता है, उस समय कोई भी अच्छे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर लड़ाई झगड़ा भी करना है, तो अब तो लॉकडाउन के टाइम में तो घर पे ही रहना पड़ता था, पहले तो फिर भी स्कूल जाने का इंतजार कर सकते थे, स्कूल चल जाए तब झगड़े, और तब तक तो वो लड़ाई खत्म हो जाती है, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर अपन सामने गुस्से में कुछ भी अगर गलत शब्द बोलते हैं, तो इसका बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए क्या होता है, इसको इस सीक्वेंस से समझें। जो शब्द अपन बोलते हैं, जो वो वर्ड्स जो है, उसके दिमाग में उसकी पिक्चर बनती है बच्चे के, और जैसी पिक्चर बनती है बच्चे के दिमाग में, वैसी फीलिंग्स आती हैं। जैसी फीलिंग्स आती हैं, वैसे थॉट्स क्रिएट होते हैं।
और जैसे थॉट्स क्रिएट होते हैं वैसे बच्चे के एक्शन होने लगते हैं, यानी उसकी हैबिट वैसी बन जाती है। और जैसी हैबिट बन गई, जैसा एक्शन हुआ, वैसा ही बच्चे पर रिजल्ट, उसका असर पड़ जाता है। अब अगर आपको बच्चे को अच्छे संस्कार वाला बच्चा बनाना है, बच्चे को अच्छा बनाना है, तो करना क्या पड़ेगा? एक्शन, उसकी हैबिट को अच्छा करना पड़ेगा। और हैबिट अगर अच्छी बनानी है तो उसके थॉट्स को अच्छे करने पड़ेंगे। और थॉट्स अगर उसके अच्छे बनाने हैं तो उसमें फीलिंग्स अच्छी आनी चाहिए। और फीलिंग उसके अंदर अच्छी आए तो इसके लिए उसके ब्रेन में पिक्चर भी अच्छी बननी चाहिए। और बच्चे के ब्रेन में पिक्चर अच्छी बनेगी, कब बनेगी? जब वर्ड्स भी वो अच्छे अपन यूज करेंगे तो वही बच्चे के दिमाग में वैसी पिक्चर बन जाएगी। बहुत फर्क पड़ता है इसका वर्ड्स का। जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तू मैं करके लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तू मेरा ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन एक तीसरा बच्चा अगर उनके पास आता है और वो तीसरा बच्चा आके उनको कहता है, एक बच्चे को कहता है कि देख, तुम दोनों आपस में लड़ तो रहे हो, लेकिन इसके थप्पड़ मत मार देना। अब क्या हो, उसके दिमाग में तो थप्पड़ शब्द था ही नहीं। तीसरे ने आके कहा थप्पड़ मत मार देना, तो उसके ब्रेन में पिक्चर क्या बनी उस शब्द से? थप्पड़ की। फीलिंग क्या आई? थप्पड़ की। थॉट क्रिएट हुआ थप्पड़ का, एक्शन थप्पड़, और रिजल्ट मार दिया थप्पड़। तो बच्चे को अपन अच्छे शब्द अगर यूज करें, उस समय अगर वो थप्पड़ नहीं मारने की कोई और पॉजिटिव बात कहता तो वो उनके झगड़े भी खत्म हो जाते। नेक्स्ट है टी, टाइम टू टॉक। टाइम टू टॉक, और ये बच्चे को, पेरेंट का जो लास्ट लेटर है, अब वो टाइम टू टॉक यानी बच्चे की बात सुनने का बच्चे को मौका भी दीजिए। कुछ वक्त तो गुजारिए बच्चों के साथ। तो ये तो हुआ पेरेंट का पूरा मतलब, कि पेरेंट का मतलब क्या है। हम आगे अपन देखते हैं कि कैसे करना है इन सारे कामों को, इन सारी बातों को। पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, कितने टाइप के पेरेंट्स हैं। पहली टाइप के पेरेंट हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, यानी ऐसे पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि जैसा बोला वैसा कर, जितना बोला उतना कर। यानी बच्चे को बोलने का मौका नहीं, उसको क्या करना है वो कुछ नहीं, अपनी पूरी जो है अधिकार अपना पूरा बच्चे पे डालना। तो क्या होगा इस तरह के पेरेंट्स से? क्या बच्चा अच्छा बनने लगेगा? वो एकदम बच्चे की साइकोलॉजी जो है वो दबके रह जाएगी। दूसरे टाइप के पेरेंट्स हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। और डेमोक्रेटिक पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो आपस में बच्चों के साथ भी मिल बैठकर बातें करते हैं, बच्चों को अपनी चर्चाओं में इन्वॉल्व करते हैं, उनकी भी सुनते हैं और अपनी भी सुनाते हैं। एक शेयरिंग वाला एक माहौल जो बनता है वो कहलाता है डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। तीसरी टाइप के पेरेंट्स होते हैं परमिसिव पेरेंट्स, जिनका डिसिप्लिन पर कोई ध्यान ही नहीं, जो तेरा मन आए वो करता रहे। अति दयालु, यानी वो बच्चे को बिल्कुल भी जरा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते, जो उसको चाहिए वो सब कुछ दिला देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और महंगे महंगे मोबाइल दिला देंगे, महंगी महंगी बाइक दिला देंगे। यानी उन पेरेंट्स को बच्चे से कोई मतलब ही नहीं होता, परमिसिव पेरेंट्स। और चौथे टाइप के होते हैं नेग्लेक्टफुल, यानी अनइन्वॉल्व पेरेंट। वो पेरेंट क्या करते हैं कि क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, किससे दोस्ती कर रहा है कोई मतलब नहीं, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। पेरेंट्स को कुछ पता नहीं रहता कि बच्चा कर क्या रहा है। अब ये चार टाइप के पेरेंट्स में कोई ना कोई टाइप के पेरेंट्स यानी आप में से होंगे, लेकिन बेस्ट पेरेंट्स वाला कौन होगा? बेस्ट पेरेंट डेमोक्रेटिक पेरेंट। और ये डेमोक्रेटिक पेरेंट बनेंगे तो बच्चे आपके अच्छे इंसान बनेंगे। और ये बहुत जरूरी है पेरेंटिंग के लिए, बच्चे को काबिल बनाने के लिए, कि आप डेमोक्रेटिक जी पेरेंट नहीं, बनिए। मत करो प्लीज। अब लेते हैं अपन कुछ पेरेंटिंग टिप्स। पेरेंटिंग टिप्स देखिए,
ये स्ट्रेस फ्री और हैप्पी पेरेंट्स अगर बनना है, स्ट्रेस फ्री बनना है, हैप्पी पेरेंट बनना है, सक्सेसफुल पेरेंट का आपको बनना है, तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले मनुस्मृति में ये पेरेंटिंग की ये टिप लिख दी गई। लाल येत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र बदा चरेत। ये हजारों साल पहले लिखा गया और करते इसका कुछ उल्टा ही है अपन। इसमें क्या बताया गया है कि 1 से 5 तक की एज वाला बच्चा कैसा बिहेव करे, 6 टू 15 ईयर के बच्चे उनके साथ कैसा बिहेव करना है, और 16 एंड अबव उनके साथ बिहेव कैसा करना है। 1 टू 5 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं इनको क्या देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, लालन पालन यहीं से शुरू होता है। और 6 से 15 साल तक के बच्चे पर निगाहें रखनी पड़ती हैं, उनके रूल रेगुलेशंस उनको समझाने पड़ते हैं। और 16 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके साथ दोस्त बनना पड़ता है। लेकिन आजकल जो है, आजकल के पेरेंट्स स्ट्रेस में और टेंशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो लिखा है मनुस्मृति में इसका उल्टा करते हैं। और उल्टा क्या करते हैं कि 1 से 5 साल के बच्चे के साथ फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, 6 से 15 साल तक के बच्चे के साथ उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं, नहीं बोलते हैं, सारी जरूरतें जो मांगता है वो दे देते हैं। और 16 साल से ऊपर बच्चे को वॉच करते हैं, उस पर नजर रखते हैं। इसलिए पेरेंट्स स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मनुस्मृति के अनुसार क्या करना चाहिए वो एक एक करके एज ग्रुप के लिए मैं लेता हूं कि किस तरह से 1 से 5 साल तक के बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, 1 से 5 साल तक के बच्चे के लिए ढेर सारा प्यार दें, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करें, क्योंकि ये एज ऐसी है कि सबसे ज्यादा प्यार देने वाली एज ही यही है, 1 से 5 साल तक। लेकिन करते क्या है, उससे ऊंची आवाज में बात करते हैं। ऊंची आवाज में बात कभी नहीं करनी है, डर नहीं दिखाना है बच्चे को। इस एज में कभी भी उसको डर मत दिखाइए। और अपन डर दिखाते थे, ये खा ले नहीं तो पुलिस आ जाएगी, ये खा ले बाबा आ जाएगा, ये इस तरह का डर कभी नहीं दिखाए। हाथ तो कभी उठाना ही नहीं है, कभी भी नहीं उठाना। इस एज में क्या, किसी भी एज में हाथ नहीं उठाना चाहिए। इससे क्या होता है, उस बच्चे का इमोशन और उसकी साइकोलॉजी डैमेज होती है। और बच्चे का लालन पालन करने का सबसे बढ़िया समय यही है। इस समय उसको, बच्चे को इमोशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वो जो चाहता है खेलना, उसके साथ खेलें। क्या होता है कि 1 साल तक तो अपन बच्चे को बोलना और चलना सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बोलना भी लग जाता है और चलने भी लग जाता है और खूब दौड़ने भी लग जाता है और खूब बात करने भी लग जाता है, फिर अपन उससे कहते हैं चुप बैठ, चुप बैठ। जो कुछ सिखाया उससे आप उल्टा कर रहे हैं। बोलना सिखाया तो कह रहे हैं चुप हो जा, चलना सिखाया तो कह रहे हैं बैठ रहे। तो ये इस तरह का नहीं, वो बच्चे में वो जो एक्टिविटीज होती है उसको भी एंजॉय करना है। वो उसमें वो इंटेलिजेंट है तभी ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिव हो रहा है। तो उसको कभी चुप बैठने के लिए नहीं कहें, बल्कि उसके साथ जो वो कह रहा है खेलने की, वो खेल आप भी कहें। देखिए, इस समय मैंने बताया कि प्यार बहुत ज्यादा बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि प्यार से बात करने से बच्चे में विश्वास बढ़ता है। और जितना विश्वास बढ़ेगा तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। एक मेरे को लाइन याद आ रही है, एक पिक्चर है, पुरानी पिक्चर, सीमा पिक्चर है, उसमें मन्ना डे का एक गाना है, तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम
तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर। ये 2 लाइनें, इसमें पूरी पेरेंटिंग का मतलब आ जाता है। तू प्यार का सागर है, ये बच्चा पेरेंट्स को बोल रहा है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, इस लाइन को पेरेंट्स बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि एक अच्छा इंसान बनने की एक बूंद के प्यासे हैं हम। तो इन 2 लाइनों से भी आप इस पेरेंटिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें 1 से 5 साल तक बच्चे को ढेर सारा प्यार दीजिए। प्यार तो आगे की एज में भी देना है, लेकिन आगे की एज में क्या होता है कि उससे बच्चे से अपन को और भी अपन को काम कराने पड़ते हैं, और भी उसको डिसिप्लिन वगैरह जब सिखाना पड़ता है, तो प्यार से ही सिखाना चाहिए। अब दूसरा आता है 6 से 15 साल के बच्चे के लिए कैसे अपन पेरेंटिंग करें। और इसके लिए ये एज जो आती है 6 से 15 साल की, इसमें बच्चा जिद करने लगता है। वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए हर तरह की जिद करेगा, रोएगा, हाथ पैर पटकेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अपनी जिद पूरी करना चाहता है वो। देखिए, जिद करना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जिद 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बच्चे की हर डिमांड को पूरा नहीं करें आप, उसको नो सुनने की आदत भी डालें। और ये नो सुनने की आदत अगर अभी डल जाएगी, तो आगे जाके बच्चा दुखी नहीं होगा। कभी वो जॉब कर रहा है, वहाँ नो सुनने को मिला, कहीं पर भी अगर नो सुनने को मिला, तो वो कभी परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। तो अभी से उसको हर चीज़, हर डिमांड को पूरी नहीं करें, नो सुनने की आदत भी डालें। नेगेटिव उसकी जो जिद है, हाँ, उसको ज़रूर रोकें। लेकिन जिद दशरथ मांझी, उसकी जिद से ही तो उसने पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाया था। जिद तो एक बहुत आगे बढ़ाने वाली चीज़ है। और जिद जिद किस चीज़ की हो, पॉज़िटिव जिद का मतलब है ऊँचा उठने की जिद, एक अच्छा इंसान बनने की जिद। उसमें इस तरह की जिद अगर आप शेयर करें उससे, उसकी कुछ स्टोरी सुनाएँ कि जिद ऐसी होनी चाहिए, तो बच्चा उसको समझ पाएगा कि हाँ, इस जिद से अपना करियर बनेगा, इस जिद से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऊँचा उठ सकता हूँ। और यही एज जो होती है, सब कुछ सिखाने के लिए एज है। यानी उसको एक शेप देने की, उसकी लाइफ को एक शेप देने की एज है। संस्कार दीजिए उसको अच्छे से अच्छे। अनुशासन इसी एज में आप सिखा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अनुशासन सिखाना। लेकिन मैंने कहा कि प्यार भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। केवल प्यार-प्यार करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और केवल अनुशासन ही अगर आप देते रहेंगे तो बच्चा हॉस्टल वाली जैसी फीलिंग उसकी आएगी, वो बिल्कुल अलग-सा महसूस करेगा। दोनों को बैलेंस करके चलना, कि प्यार भी हो और अनुशासन भी। मन इधर-उधर भटकता है बच्चे का, तो उसमें आपको उसको अनुशासित करना है। जैसे बाढ़ का पानी आता है, और बाढ़ का पानी अगर रोका नहीं जाए तो वो विनाश कर देता है। और उसी बाढ़ के पानी को अगर अपन अनुशासित कर दें, बाँध लें, तो वो विकास भी करता है। बच्चे में बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है, और वो सही डायरेक्शन अनुशासन से ही मिलती है। और इस अनुशासन से बच्चे का टैलेंट एक सही डायरेक्शन में जाने लगता है। अब देखिए, मैं इस 6 से 15 साल की एज जो होती है, इसमें कभी भी कोई नेगेटिव टॉक तो कभी करना ही नहीं, मैंने आपसे कहा। अगर बच्चा कोई गलत काम भी करता है तो उससे या नहीं कर पाता या स्लो रहता है, तो उसको समझाइए कि आपने ये, देखिए तरीका एक है, उसने गलत कर दिया तो उसको अपन काम बिगाड़ते, तो उसको ये भी कह सकते, एक तो है कि तू नहीं कर सकता, और एक है कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और किस अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। और एक तू ये कर ही नहीं सकता, ये नेगेटिव बात। तो उसको एक एनकरेज करने के लिए, कुछ उसने गलत तरीके से काम किया है तो उसको अपन एनकरेज करें कि इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो ये मत कहिए उसको। कई बार क्या होता है, बच्चा
अभी स्लो रहता है, लेकिन उसकी जो हिडन पावर है वो कभी भी निकल के आ जाती है। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। दो बच्चे थे, एक 8 साल का और एक 10 साल का। 8 साल का बच्चा थोड़ा वीक था और 10 साल का बच्चा अच्छा हैवी था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वो गांव से निकलकर जंगल की तरफ घूमने चले गए। वहां गए तो एक कुआं उनको दिखा और वहां पर कुएं में वो देखने लगे, नीचे देखने लगे। तो वो 10 साल का जो बच्चा है, भारी भरकम बच्चा, वो गिर गया कुएं में। अब वो 8 साल का जो बच्चा था, उसको देखा उसने कि ये गिर गया है कुएं में। चारों तरफ देखा, वहां उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था उस जंगल में। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उसको रस्सी और बाल्टी वहां दिखाई दी। उसने बिना समय गंवाए तुरंत वो रस्सी और बाल्टी उस कुएं में डाल दी। और उसने उससे कहा, 10 साल के बच्चे से, 8 साल के बच्चे ने, कि तू इसको कस के पकड़ ले। उसने 10 साल के बच्चे ने उस रस्सी को कस के पकड़ लिया। और वो जो 8 साल का बच्चा था, वो अपना जी जान लगा के उसको खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, जब तक कि वो ऊपर नहीं आ गया। पूरा जी जान लगा। और वो जब ऊपर आ गया, खींच लिया उसको, तब दोनों गले मिले और रोने लगे। रोने इसलिए नहीं लगे कि वो बच गया, वो रोने इसलिए लगे कि घर पे पता चलेगा, मार पिटेगी। गांव गए, घर पे गए और वहां सबको बता भी दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ, ये गिर गया था, मैंने रस्सी डाली और मैंने खींच के इसको ऊपर ले आया। लेकिन कोई इस पे भरोसा ही नहीं कर रहा था। कोई मान ही नहीं रहा था उनकी बात कि ये 8 साल का बच्चा, इतना कमजोर बच्चा है, इस भारी बच्चे को, 10 साल का जो भारी बच्चा है, इसको कैसे उठा सकता है। ये घर में एक भरी बाल्टी छोटी सी भी नहीं उठा सकता, तो ये इसको कैसे कर सकता है। और वो गांव वाले किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये कर सकता है। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने, ये बच्चे हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे, ये सच बोल रहे हैं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे निकाल पाया। इनकी इस बातों में ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों निकाल पाया उसको बाहर। कमजोर होते हुए भी उस भारी भरकम बच्चे को क्यों निकाल पाया। और क्यों निकाल पाया? क्योंकि उस जंगल में उस 8 साल के वीक जो बच्चा था, उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। अगर कोई उसको ये कह देता तू ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं करता। उसकी सारी एनर्जी वहीं पर ही खत्म हो जाती। लेकिन उसकी हिडन पावर जो है, वो सारी उसने लगा दी और उस 10 साल के भारी भरकम बच्चे को बाहर निकाल के लिया। ये जो एज है, इसमें बच्चे से इमोशनली और साइकोलॉजिकल भी जुड़ने का एक समय है ये एज। और कैसे जुड़ सकते हैं बच्चों से इमोशनली और साइकोलॉजिकली? के 3 तरह से जुड़ सकते हैं: केयरिंग, शेयरिंग एंड डेयरिंग। ये 3 बातों को अपन ध्यान में रखें। अब ये कब कब करना है केयरिंग? मॉर्निंग में आप केयरिंग करिए। अक्सर देखा है कि मम्मी या पापा बच्चे को उठाने के लिए, अरे कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, कब उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, अरे चिल्ला चिल्ला के उसको उठाने की कोशिश करता है। ये गलत। बच्चे को उठाना है, उसके पास जाके लेटिए, उसके सिर पर हाथ फेरिए और उससे कहिए, तेरा स्कूल का टाइम हो रहा है, उठिए। तो ये कहलाता है केयरिंग, जो कि मॉर्निंग के टाइम पे आप कर सकते हैं। बच्चा इसमें इमोशनली स्ट्रांग बनता है, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग रहेगा। शेयरिंग, शेयरिंग का टाइम होता है या तो लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो। डिनर टाइम में सब एक साथ मिल जाते हैं। लंच में तो फिर भी पापा या मम्मी अगर काम करती हैं तो बाहर रहते हैं, लेकिन जो टाइम है लंच या डिनर का टाइम, उसमें जब खाना खाते हैं आपस में, तो फिर अपनी अपनी बातों को शेयर करें, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। और जब बच्चों की बातें सुनते हैं और बच्चा आपकी बात सुनता है, तो इसमें वो डेमोक्रेटिक पेरेंट वाली फीलिंग आती है। ये शेयरिंग वाला टाइम होता है। और तीसरा है डेयरिंग। डेयरिंग ये है रात को सोते समय
बच्चे को पॉजिटिव स्टोरी सुनाएं, बच्चे को जो गोल आप देना चाहते हैं उसकी स्टोरी सुनाएं, उसकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएं। तो सक्सेसफुल जो भी इंसान होता है उसकी स्टोरी सुनाएं। ये रात के सोते समय जो टाइम होता है वो कहलाता है डेयरिंग। तो केयरिंग, शेयरिंग और डेयरिंग अगर ये आप करते हैं तो ये बच्चा उसमें इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनेगा। और तीसरी जो एज है ये है 16 एंड अबव वाली। यहाँ पर बच्चे के साथ गुस्सा नहीं करना, उसको वॉच नहीं करना, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना है। तेरा यार हूं मैं, ये फ्रेंड बनने का, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करने का टाइम होता है। आप फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो ओपनली वो सारी बातें आपसे शेयर करेगा और फिर वो गलत डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। और ये एज जो यंग एज है ये हवा का झोंका है, लेकिन यही तो आगे बढ़ने का मौका है। तो इसलिए आप उससे फ्रेंडली बिहेव करिए बच्चे से। और उसके कैरियर का टाइम भी है और उसकी सभी तरह की कैरियर की जो बातें हैं वो आप भी शेयर करिए, वो भी आपसे शेयर करें। और यही डेमोक्रेटिक जो पेरेंट वाला है वो वाली थीम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो तेरा यार हूं मैं बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करिए 16 साल के ऊपर। प्यार तो हमेशा करना है, लेकिन अब उसके कैरियर का सवाल है, इसलिए उसको प्यार के साथ उसके कैरियर की भी बात अपन करें। नेक्स्ट अपन लेते हैं हैबिट्स फॉर ग्रेट लाइफ। बच्चों को अगर अपन ऐसी हैबिट क्रिएट कर दें कि वो एक ग्रेट लाइफ, पूरी लाइफ को एंजॉय कर सके, एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके, और उसके लिए ये GREAT, इसको अपन देखते हैं कि क्या क्या आदतें हैं, क्या क्या हैबिट्स अपन बच्चे में डाल सकते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को और महान बना सके। पहला है गिविंग। देने की आदत डालिए बच्चे में, क्योंकि देने वाला कितना भी दे दे, ऊपर वाला उसका हाथ कभी खाली नहीं रखता। देने की आदत डालिए। और लेने वाला का कभी पेट नहीं भरता। शेयरिंग की आदत, पुराने ज़माने में ये जॉइंट फैमिली जब रहे तो उसमें शेयरिंग की आदत बहुत होती थी। और अगर आज के सिंगल अगर चाइल्ड है आपका तो वो उसमें शेयरिंग की आदत कम होती है। लेकिन उसको कहिए शेयरिंग की आदत बहुत ज़रूरी है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं उनमें गिविंग जो है, देने की आदत उनमें रही है। दूसरी है रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जैसे टीवी ज़्यादा देख रहे हैं लेकिन मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, इनसे हटकर एक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी अगर आदत डल जाए, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं सब में ये आदत कॉमन है, रीडिंग की आदत। और रीडिंग से नॉलेज बढ़ती है और आने वाला टाइम जो है वो नॉलेज का है। टीवी से तो केवल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको छोड़कर उसकी रीडिंग की हैबिट डालें। पेरेंट्स भी अगर रीडिंग की आदत डालते हैं तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा। मैं भी पढ़ के देखता हूँ क्या। ई है एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला मैडम वो निकालिए, ई एक्सरसाइज वाला क्लिप। यस, देखिए एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। ये 1 के आगे आप कितनी भी जीरो लगा लें, कितनी भी जीरो लगा लें, आप कितने भी रईस हो गए और कितने भी महान बन गए, लेकिन 1 क्या है, वो आपकी हेल्थ है। इसको रिप्रेजेंट किया है हेल्थ से। और अगर वो हेल्थ हट गई तो फिर जितना भी आपने किया है इतनी मेहनत से वो सब जीरो हो जाता है। इसलिए एक अच्छा इंसान बनने के साथ एक अच्छा हेल्थ वाला भी इंसान बनना है। अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान रखें और इसके लिए
पेरेंट्स भी रोज एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, और आप करेंगे तो बच्चा अपने आप योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करेगा। लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपने जो मेहनत करके जो बने हैं आप, उसको एंजॉय करने के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ए एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन जो है, क्या होता है, ज्यादातर आदत ये होती है कि अपन दूसरों की बुराई को ज्यादा देखते हैं, लेकिन इसकी जो दूसरे की बुराई को अगर देखता है बच्चा भी या आप भी, तो वो बुराई अपनी भी बन जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आदत डालने इस तरह की कि दूसरों की अच्छाई को देखें और उस अच्छाई को उसको अप्रिशिएट भी करें। ये आदत हर एक में होनी चाहिए, हर बच्चे में तो होनी चाहिए, अपने भी खुद में भी होनी चाहिए। और बच्चे में अभी से ये आदत डाल दें कि वो अपने फ्रेंड की या किसी की भी कोई अच्छाई देखता है तो उसको अप्रिशिएट करें और उसको अपने एक्सेप्ट भी करें। तो एक उसके अंदर जो अच्छाई है उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी, बुराई देखेगा तो बुराई की बढ़ोतरी होती जाएगी। इसलिए एप्रिसिएशन वाली जो आदत है वो भी बहुत जरूरी। नेक्स्ट है टी, ट्राई आउट न्यू। देखिए, नई नई एक्टिविटीज बच्चे को करने दीजिए। ये फेसबुक, मोबाइल और ये जितने भी अपन यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, ये क्या है, कुछ नया किया होगा तभी तो ये सब कुछ आया है। और नई एक्टिविटी करने के लिए कभी रोके नहीं बच्चे को, उसमें एक आदत डाल दें कि वो नई नई एक्टिविटी करता रहे। कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो नया किया है। और ये कुछ नया करने से क्या होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज होती है। इसलिए कुछ नया करने की भी उसमें आदत डालें। चलिए जी, और अब मैं, ये सारी पेरेंट्स की बातें हुई, और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चे किस तरह से पेरेंट्स आपको अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। कि नींद अपनी भुलाकर सुलाया आपको, आंसू अपने गिराकर हंसाया आपको, दर्द ना देना उस ईश्वर की तस्वीर को जमाना माता पिता कहता है जिनको। और ये बच्चों की से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने जो कुछ आपके लिए किया है, तो वो, और इसकी परख तभी होती है कि पेरेंट्स ने आपके लिए कितना किया है, कि जब वो बच्चा अपने आगे जाके अपने पेरेंट्स का कितना ध्यान रखता है, इससे परख होती है कि किसने बच्चे ने या किस पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए कितना किया है। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का पूरा कहना माने। आपके पेरेंट्स जो है वो ईश्वर का एक रूप है, उन्होंने आपके लिए सब कुछ त्याग करते हैं। तो आप एक अच्छा इंसान बने, आपके पेरेंट्स आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पीबी सक्सेना सर का कि सर आपने बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व दिया। सर जो है वो केमिस्ट्री से संबंध रखते हैं, तो सर ने यहाँ पर भी अपनी बात को हमें समझाते हुए केमिस्ट्री के इक्वेशंस का बखूबी हाँ, इस्तेमाल वो किया। केमिस्ट्री को मैं दिमाग में हूँ तो केमिस्ट्री चलती रहती है ना, जी वो सर। सीक्वेंस रिएक्शन जो होती है ना। यस, एंड वी रियली लाइक्ड इट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने यूज किया कि हम जो नहीं चाहते अपने बच्चों से, और अगर हम वो करते हैं तो बच्चा हाँ, नेगेटिव, तो द रिजल्ट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव। बहुत अच्छा था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे आपकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी वो ये कि आपने, मतलब हम बोलते हैं ना कि कुछ वक्त तो गुजारिए तो यहाँ जाइए, बट आपने एक बहुत अच्छी लाइन गुजार, मतलब बहुत एक अच्छी लाइन बोली कि कुछ वक्त को गुजारिए अपने गुजारिए बच्चों के बच्चों के साथ साथ। में, जो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हाँ, आपने, पेरेंटिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और उसके बहुत सारी चीजों को आपने बहुत छोटे छोटे सूत्रों के अंदर समेटा। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि ये सबके लिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं सबके लिए। उनके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। हम्म। आपने अपने व्यक्तित्व में सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, बच्चों को भी संदेश दिया कि वो किस तरीके से उनके पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, तो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें। सो आई फील इट्स अ वेरी healthy, and I can say very knowledgeable for all of us.
आज हमारी समय की सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए हम ज्यादा प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको जैसे इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी बताया था कि सर योग गुरु भी हैं और कल 21 जून है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कल सुबह हम सर के साथ सुबह योग करेंगे 7 o'clock। तो कल हम कल मिलेंगे। 21 मंडे को है, शायद मंडे को है 21। जी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, आई जब मिस्ड, यस 21 21। जून को है। तो मंडे को हम सर के साथ योग करेंगे मॉर्निंग के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड है उसमें हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और कोई किसी। क्वेश्चन अगर है तो। अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है सर, अगर हमारे दर्शक कोई सवाल पूछना चाहें तो। अ, सर एक सवाल है, कोविड टाइमिंग्स हैं, बच्चे घर पर हैं, आपको सबको पता है। इस समय जो पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है रिसोर्सेज, मतलब बच्चों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बच्चे बाहर जा नहीं पा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। तो उन सब चीजों के बीच में बच्चों को हम पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड कैसे रखें? देखिए, बहुत जरूरी है ये सबके लिए है। अपन भी फील करते हैं कि हम भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर नहीं जा पा रहे तो अपन फोन से बच्चों से कहिए, फोन से अपने फ्रेंड से बात करें, उनसे बात शेयर करें। अब बाहर जाने में तो बच्चों को अभी घर पे ही कुछ ऐसे खेल खेलें बच्चों के साथ, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। कई सारे हैं गेम्स जो अपन घर पे भी खेल सकते हैं, इंडोर गेम। और योग प्राणायाम अगर करें तो उससे एक पॉजिटिव थॉट भी अपने आता है और दिन भर पूरी एनर्जी अपन को मिलती है। तो ये योग प्राणायाम करें या फिर अपन घर पे ही इंडोर गेम को खेल सकते हैं। रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि बुक्स को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको एक आदत डाल दीजिए बुक्स पढ़ने की। तो उससे बच्चा सोचता है कि कुछ करने की, और उसके दिमाग में थोड़ी एक्टिविटीज चलती हैं, तो वो बहुत जरूरी है। रीडिंग की आदत उसकी डाली है। जी सर। और उसके लिए यानी स्टोरी बुक यानी जो भी नेट पे भी मिल जाती है कई स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। जो गोल आप बच्चे के लिए लेना चाहते हैं वैसी उसको स्टोरी भी आप सुना सकते हैं, मोटिवेशनल। खुद भी सुना सकते हैं या अपन किसी बुक की भी अपन सुना सकते जी सर, बहुत सही कहा आपने कि हम बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक शौक डेवलप करें, कोई ना कोई एक हॉबी डेवलप करें। दैट हॉबी कैन सर्व एज अ रोल एज ऑफ अ फ्रेंड फॉर लाइफ, हैं। राइट हाँ, सर? एक यानी म्यूजिक बहुत बढ़िया यानी होता है, यानी खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी। अगर बच्चे में शौक है म्यूजिक का, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट या गाने के लिए भी कहें कि तुम गा के दिखाओ, या कुछ इंस्ट्रूमेंट ला के दे दें। मैंने ये जो हमारे बच्चे थे, हम जब गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो मैंने कहीं बाहर जाके कुछ नहीं सीखा। मैं घर पे कभी बांसुरी बजाता, कभी माथुर बजाता, और वो मैंने अपने आप ही सब कुछ सीख लिया था। तो मैंने किसी से सीखा भी नहीं। तो एक थोड़ी सी हॉबी एक क्रिएट करें कुछ नया सीखने की। वो मैंने जब अभी कहा इसमें ट्राई टू न्यू, तो उसमें कुछ नया सीखने की, उसमें एक म्यूजिक भी आपका हो सकता है कि म्यूजिक सीखने का अगर बच्चा कहता है तो उसको पूरा उसको प्रोत्साहित करें उसको सीखने के लिए। गाने सुनता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाने भी आजकल दो तरह के होते हैं सुनने के लिए भी। एक तो गाने वो होते हैं जो समझ में नहीं आते, और दूसरी तरह के गाने वो होते हैं जिनको नहीं समझो तो ही अच्छा है। ये दो तरह के गाने होते हैं। तो लेकिन गाने सुने तो बच्चे के साथ देखें वो किस तरह के गाने सुन रहा है, और म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट ला के दें बच्चे को। अरे वो कुछ भी करेगा, टू 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 कुछ भी करेगा, लेकिन करेगा तो सही ना, बिजी तो रहेगा, मन लगेगा उसका। और अगर मन लग गया और सीख गया तो और इंटरेस्ट उसका बढ़ जाएगा उसमें। हो सकता है म्यूजिक के डायरेक्शन में ही कुछ अलग काम कर सके। सर निहारिका ने हाथ खड़ा किया, निहारिका अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। निहारिका विजय। हाँ, पूछिए। निहारिका आप सुन पा रही हैं बेटा? निहारिका जी आप हमें सुन पा रही हैं?
सर शायद निहारिका जी नहीं सुन पा रही हैं हमें। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट के महेश्वरी सर। जैसा कि आपको पता है कि के सर का बहुत रुझान रहता है पेरेंटिंग की तरफ, तो मैं हाँ, आमंत्रित करना चाहूंगी के महेश्वरी सर को कि वो चंद शब्द कहें और उनके मन में कोई सवाल है तो वो अवश्य पूछे। के सर आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, अब सुन पा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन सर। अभिनंदन सक्सेना सर का। जी उन्होंने सर। बहुत ही सरल शब्दों में एक ऐसा विषय जो सरल भी और साथ में बहुत कठिन भी है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, उसको बहुत ही ऐसे शब्दों में व्यक्त किया कि हर एक व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाता है। और समय इतना तेज है, बच्चे हमारे इतने ऊर्जावान हैं, उनकी उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में मोटिवेट करने के लिए आपने बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए, सुझाव दिए, जिनको काम में लेकर के हम हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य वाला सही इंसान, एक नेक इंसान, एक सफल इंसान बना सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इस विषय को सबके लिए प्रस्तुत किया, उदाहरण भी दिए आपने बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो है पेरेंट्स का स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना। अगर हमारे ही उदाहरण सही नहीं है तो हम बच्चों को वो चीजें नहीं समझा सकते जो हम स्वयं करते हैं, कि उसको नहीं करने के लिए अगर हम बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगी। बच्चा बच्ची दोनों समान है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हो सकता है कि मेरी छोटी छोटी गुड़िया बालिकाएं ये महसूस कर रही हो कि सर सिर्फ बच्चा बच्चा बोल रहे हैं, विच इज ओनली फॉर मेल चाइल्ड। ऐसा नहीं है, बच्चा यानी दोनों ही हैं। बच्चे में दोनों ही आ जाते हैं। दोनों ही आ जाते हैं, हाँ, बिल्कुल दोनों ही आ ठीक है। जाते हैं। लेकिन बच्चों में उत्कंठा आ जाती है कि सर आप तो सिर्फ ही के लिए बोल रहे लगते हो, नहीं पर नहीं, ऐसा बच्चे नहीं है। बच्चा बच्चे में ही और शी दोनों ही इन्वॉल्व है। जी जी जी। हाँ, तो बहुत अच्छा है साहब, और आज की जरूरत है बहुत बड़ी, और गुणात्मक समय देना बहुत जरूरी है बच्चों को। पेरेंट्स के पास समय भले ही कम हो, लेकिन वो गुण रूप से अगर अच्छा होगा तो वो ज्यादा असर करेगा। और ये आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद के सर कि आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हम जो पेरेंट्स हैं, आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया अलग से कि पेरेंट्स अपने आप को एज़ अ रोल मॉडल एग्जाम्पलीफाई करें। और मुझे पीबी सक्सेना सर की एक और बात जिसको मैं वापस रिपीट करना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों के लिए, खासकर हमारे पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को बहुत सारा प्यार करें, प्यार से अपनी बात समझाएँ, अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाएँ। हाथ उठाना बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली और मेंटली बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई हमारा दर्शक सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अभी किसी की आवाज आ रही थी। मैडम, मैंने इन्हें 50 साल में, लगभग 50 साल हो रहे हैं, मैंने किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। एज ए टीचर मैंने कभी किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन बच्चे को मैंने कंट्रोल में भी रखा है, बच्चों को, लेकिन बिना हाथ उठाए रखना चाहिए। कि बात सबको, टीचर के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। बिल्कुल सर। जैसे कि हमारे यहाँ पर शुरू से कहते हैं कि जो डर होता है या भय होता है वो नजरों का होना चाहिए। नजरों हाथ का होना उठाने की नौबत नहीं आनी चाहिए पेरेंट्स को कभी भी, क्योंकि आपने एक बार हाथ उठा दिया मतलब वो नजरों की शर्म एक बार खत्म हुई, उसके बाद में आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी नहीं बचता है। तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक और सवाल आ रहा है मेरे पास कि जिन पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक से ज्यादा पेरेंट मतलब बच्चे हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बच्चे आपस में कंपेयर करने लगते हैं कि मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, इसको ज्यादा प्यार करती है। और आप जानते हैं कि ऐसा स्वाभाविक है कि अगर घर में एक छोटा बच्चा आया है तो उसको ज्यादा अपने को केयर देनी ही पड़ती है। उस कंडीशन में उस स्थिति को कैसे मैनेज करें बच्चों के साथ? देखिए, बच्चे को कभी ऐसा फील होने ही नहीं देना चाहिए, पेरेंट्स को, कि ये 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो किसको ज़्यादा करते हैं, किसी को कम करते हैं, ये फीलिंग आनी नहीं चाहिए। और बच्चे को भी समझना चाहिए कि जो प्यार होता है वो सबके लिए बराबर होता है।
पेरेंट्स का प्यार जो है सब बच्चों के लिए बराबर होता है, 1 हो या 2 हो या 3 हो। पुराने जमाने में 5-6 बच्चे होते थे, तो उस समय तो हमने सोचा ही नहीं कि किसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, किसको कम प्यार कर रहे हैं। हाँ, बच्चे आपस में ही एक-दूसरे को प्यार ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का प्यार कभी किसी भी बच्चे के लिए कम नहीं होता। बच्चा अपने फ़ील कर सकता है, लेकिन उसको भी ये समझाएँ पेरेंट्स कि प्यार सबको बराबर होता है। अब हाँ, ये हो सकता है कि किसी को कोई चीज़ ज़्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। अब जिसको ज़्यादा अच्छी लग रही है उसको ज़्यादा दे दीजिए तो, लेकिन बच्चे के लिए बच्चे को भी समझना और पेरेंट्स को भी समझाना है कि प्यार जो है वो कभी किसी के साथ कम नहीं होता। पूरी ज़िंदगी भर प्यार एक सा ही बना रहता है पेरेंट्स का। जी सर। तो बच्चे तो पेरेंट्स तो अपने बच्चों को बराबर प्यार करते ही हैं और मुझे लगता है कि प्यार का जो एक और रूप होता है वो कई बार कठोरता और अनुशासन भी होता है। हर चीज़ बच्चे के माँगने पर उसे दे देना प्यार नहीं है, गलत क्योंकि वो नहीं है। आगे जाके उसका भविष्य खराब कर सकती है। राइट यही सर? मैंने आपसे कहा था, हाँ। जी। आप ही की बात को कह रही हूँ सर, आप ही ने हाँ बोला जी, था कि बच्चों को गलत ज़िद करने से रोकिए। जी, यानी देखिए प्यार और डिसिप्लिन ये 2 चीज़ें हैं, इसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। केवल प्यार देंगे तो बिगड़ जाएगा, केवल डिसिप्लिन देंगे तो वो उसको हॉस्टल जैसी फीलिंग आएगी, कि मैं अलग रहता हूँ। तो इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जी सर। आज हमारी क्योंकि समय की सीमा समाप्त हो रही है, मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज के इस वेबिनार से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे टेकअवेज मिले होंगे जिन्हें वो अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जाते-जाते मैं पीबी सक्सेना सर को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, थैंक केके सर को, हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए सभी सदस्यों को, हमारे अभिभावकगण, जो हमारे बच्चे हैं और साथ में हमारे टीचर्स, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। गोविंद सर का साथ में मैसेज आ रहा है, श्रेष्ठतम वार्ता। गोविंद सर, अगर आप चलते-चलते अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं। गोविंद सर का मैसेज है हमारे पास। मेरा सभी से अभिवादन और निश्चित रूप से इतनी सार्थक, सकारात्मक, प्रासंगिक और समय के हिसाब से बहुत ही उपयोगी वार्ता और परिचर्चा सक्सेना सर ने भी अपने अनुभव के आधार पर और के सर ने भी और सबने मिलकर जिस तरह से पार्टिसिपेशन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चूंकि यहाँ हूँ नहीं और किसी फंक्शन में हूँ, लेकिन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं, मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम विदा लेते हैं, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। उससे पहले देखो फिर मिल रहे हैं कि पीबी सक्सेना सर से सुबह 7 o'clock मॉर्निंग के अंदर योगा करने के लिए। सो तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपने और अपनों का। जी नमस्कार सर। नमस्कार। योगा में ज़रूर मिलें। जी सर, सुबह मंडे को सबको जरूर मिलना है। 21 जून हाँ, जितने भी सबको हमारे ज़रूर बच्चे मिलें, तो हैं, उसमें भी कुछ बातें अपन अच्छी बातें करेंगे योगा बिल्कुल के लिए, है ना? पेरेंट्स जितने के भी लिए और हमारे बच्चों बच्चे दोनों के हैं, लिए। यस, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमारा डीडीईएस के सारे मेंबर्स, डीडीपीएस के सारे स्टाफ, सभी के लिए आमंत्रण है। मंडे को हम लोग योग सेशन में मिलेंगे सुबह, पीबी सक्सेना सर के साथ हम लोग सब योग करेंगे। थैंक यू।